वेलकम एस्पिरेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 एंड 3 वेरिएबल्स को मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो सीखेंगे, और इसका मेन पर्पस होगा इसे एज अ फास्ट सोल्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत ही समराइज्ड एंड कंसाइज वर्जन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जिन लोगों को मैट्रिक्स अलजेब्रा का कोई भी आइडिया नहीं है और वो डिटेल्स में सीखना चाहता है, उन लोगों के लिए मैंने 5 लेक्चर्स बनाया है जो इसी प्लेलिस्ट में है। आप लोग देख के वहाँ से डिटेल्स में सीख सकते हो। बाकी जिन लोगों को सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा सीख के इक्वेशन स्पीड, सॉल्यूशन स्पीड को इंक्रीज करना है, वो सिर्फ इस प्रोसेस को समझ के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए थॉरली मैट्रिक्स अलजेब्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस लेक्चर को समराइज्ड वर्जन ऑफ दिस लेक्चर को इसीलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग इसे बहुत ही फास्ट तरीके से सीख के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट नोइंग एवरी डिटेल्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो टू बिगिन विथ लेट्स स्टार्ट विद linear equation in two variable. So to begin with, let's start with linear equation in two variables. तो linear equation in two variables, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, जैसे x plus 2y is equal to 6 और 2x minus y is equal to 2। ये यहाँ पे हम लोग के पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और वेरिएबल्स कौन सा है इसमें, x, y। ठीक है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन निकाल पाना मुमकिन है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है, स्टेप 1 इज टू कन्वर्ट दिस इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशंस में x और y का कोएफिशिएंट्स है इसको एक्सट्रैक्ट करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1 2 2 माइनस 1। ठीक है, x y इज इक्वल टू 6 2। ठीक है, ये हो गया 2 + 2 मैट्रिक्स, ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 2 + 1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इससे जब हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे, हम लोग को डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन कैसे होता है, मान लीजिए हम लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, A11 ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका यह है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट कॉलम है ये इस इक्वेशन के एक्स कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा किया है, और इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम वो इक्वेशंस का वाई कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा किया है। तो जब हम लोग को इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए एक्स क्या होता है, ये जो एक्स का सोल्यूशन निकाल रहा है ना, तो जो फर्स्ट कॉलम जो इक्वेशंस के एक्स कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा किया है उसको रिप्लेस कर देंगे ये कांस्टेंट टर्म से। तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा ये 6 2 आएगा, और यहाँ पे एज इट इज जो था वही रहेगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 2 2 - 1। इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये -6 - 4 डिवाइडेड बाई -1 - 4 दैट इज -10 बाई -5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब हम लोगों को y निकालना पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ए वाई बाई ए। ठीक है, ए वाई क्या है, इस मैट्रिक्स का जो y वाला कॉलम है, सेकंड कॉलम है, जो कि इक्वेशंस की y कोएफिशिएंट्स को डिनोट कर रहा है, उसको हम लोग फिर से ये कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो x वाला फर्स्ट कॉलम है, जो x वाला कोएफिशिएंट है, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो हम लोगों का जो फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आएगा डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन का, वो क्या आएगा, 1 2 6 2 डिवाइडेड बाई 1 2 2 - 1 that is equal to -10 बाई -5 इक्वल टू 2। तो फाइनल सोल्यूशन हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, x is equal to 2, y is equal to 2, right? So to understand if the solution is correct or not, हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मान लीजिए ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, ये हम लोग का राइट हैंड साइड है, और इसमें हम लोग x = 2 y = 2 पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो x + 2y इक्वल टू, इसमें पुट करो वैल्यू, x = 2 + 2 × y = 2 दैट इज 2 + 4 = 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। फॉर इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या था,
2x माइनस वाई। अब x और y की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 माइनस टू इज इक्वल टू 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी ये सेटिस्फाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हम लोग का जो सोल्यूशन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, दिस इज करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग x को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट और y को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट, इस प्रोसेस को हम लोग क्रेमर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे अभी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 इक्वेशन कंसिडर करते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -5 और x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 14। ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे वेरिएबल्स कौन सा है, x, y और z। ठीक है, तो एज अ फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होगा, कन्वर्ट 3 इक्वेशंस टू मैट्रिक्स इक्वेशन, है कि नहीं। तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे, -1 3 -2 1 1 3 -2 इंटू x y z इज इक्वल टू 6 -5 14। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ए मैट्रिक्स बोलेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज मान लेते हैं बी। तो क्रेमर्स रूल में क्या है, हम लोग इससे पहले देखे थे, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो 2/2 ये क्या है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के केस में क्या था, हम लोगों के पास 2/2 मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पे एक 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 1 -1 3 -2 1 1 3 2, ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना। तो ये डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स है यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक। तो मान लीजिए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग अगर परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक से कैलकुलेट करें, उसके लिए स्पेसिफिक पैटर्न है। तो ये डिटर्मिनेंट जब हम लोग यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यूजिंग परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव माइनस, एक होता है नेगेटिव। ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के केस में भी हम लोग देखे थे कि कुछ पॉजिटिव टर्म्स आते हैं, कुछ नेगेटिव टर्म्स आते हैं। परमुटेशन इन्वर्शन में हम लोग को जो इंडेक्स का जो सीक्वेंस है उस हिसाब से हम लोग इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में डिवाइड करके एक से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करके ये कैलकुलेट करते हैं। तो फिर ये पॉजिटिव वाला पार्ट और ये नेगेटिव वाला पार्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये एक टर्म देगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो नियरेस्ट एलिमेंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो फर्देस्ट एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग का ये सेकेंड टर्म आ रहा है। ठीक है, और फाइनली ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर, इस टर्म को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ये थर्ड टर्म आ रहा है हम लोग का। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो ये हम लोग का ये पॉजिटिव टर्म आ गया। तो ए नेगेटिव टर्म कैलकुलेट करते समय ये जो क्रॉस डायगोनल टर्म है इसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट के जो एलिमेंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई किए थे ए पॉजिटिव टर्म के लिए, और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट के जितने भी टर्म्स हैं ये डायगोनल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हम लोग का फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। अभी क्या है, इसके ठीक नीचे जो दो एलिमेंट है इसको लेके ऊपर के फार्देस्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ये सेकंड टर्म आ गया, और फाइनली इसके नीचे जो फार्देस्ट एलिमेंट है इसको ये दो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ये थर्ड टर्म आ गया। तो ये जोड़ के तो ये अपना पॉजिटिव टर्म आया, ये नेगेटिव टर्म आया, और जब टोटल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव माइनस ऑफ ये नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग का पहले पॉजिटिव पार्ट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो पॉजिटिव पार्ट के लिए क्या था जो स्ट्रेटेजी, जो टॉप टू बॉटम जो डायगोनल्स है इसको मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है ये सब टर्म्स के साथ। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या आएगा, 1 इंटू माइनस टू प्लस सेकेंड टर्म आएगा 1 इंटू वन प्लस थर्ड टर्म आएगा -1 इंटू थ्री। दैट मीन्स ए पॉजिटिव क्या आएगा, 4 + 1 - 9 इज इक्वल टू -4, ठीक है। सिमिलरली जो नेगेटिव टर्म आएगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो बॉटम से टॉप के डायगोनल है टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस अब 3 इंटू 1 प्लस अब -2 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 + 3 - 6 इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा टोटल इसका, इज इक्वल टू ए प्लस अब ए माइनस दैट इज -4 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के डिटर्मिनेंट्स को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी अब जब हम लोग को सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो अभी जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स कोएफिशिएंट्स का कॉलम है, कोएफिशिएंट्स बिफोर एक्स का कॉलम है, ये कोएफिशिएंट्स बिफोर वाई का कॉलम है, ये कोएफिशिएंट्स बिफोर जेड का कॉलम है, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो सोल्यूशन होगा क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ए दैट इज इक्वल टू 6 - 5 14 1 - 2 3 -1 1 -2 divided by 1 3 1 1 -2 3 -1 1 2। तो इसको अगर परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक से एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा 24 + 14 + 15 -28 + 18 + 10, नीचे क्या था पहले कैलकुलेट कर लेते हैं -3, तो ये आ जाएगा -3/-3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑन अ सिमिलर नोट y कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 3 1 6 -5 14 -1 1 ये -2 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 3 1 1 -2 3 -1 1 -2। इसको प्रोडक्ट करके क्या निकलेगा, यहाँ पे आएगा 10 + 6 -42 -5 + 14 -36 डिवाइडेड बाई पहले कैलकुलेट कर लिया था -3, तो क्या आ रहा है ये -9 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू 3, ठीक है। अभी जब ₹100 निकल चुका है हम लोग जेड कैसे निकालेंगे, सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पे जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है ये है हम लोग का सिंपलेस्ट इक्वेशन x + y - z, इसमें ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, हम लोग का सोल्यूशन पहले x और y क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x + y - z इज इक्वल टू 6, मतलब 1 + 3 - z इज इक्वल टू 6 दैट इज z इज इक्वल टू 4 - 6 इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन निकल के क्या आया है हम लोग का, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू -2। अभी ये सोल्यूशन सही है या गलत, इसको कैसे वेरीफाई करें, तो सिंपली ये जो सोल्यूशंस आया है यहाँ पे इसको हम लोग इन इक्वेशंस में एक करके पुट करके देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ये है हम लोग का राइट हैंड साइड।
अब इसमें एक एक करके ये वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। एक्स की वैल्यू क्या है वाई 1 प्लस वाई की वैल्यू 3 माइनस ऑफ माइनस 2, दैट इज 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये इक्वेशन, ये सोल्यूशन सही है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 के लिए क्या आ रहा है हम लोग का, 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस ऑफ माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 5। तो क्या आ गया यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनली जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या आएगा, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें आएगा x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 14। इस केस में क्या आ रहा है, सब्सटीट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 9 माइनस 4। आई थिंक दिस विल बी प्लस विद इट, या प्लस 4। तो यहाँ पे 14 आ गया, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स क्या हो गया, आवर सॉल्यूशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो ये है हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स वाई एंड जेड, और इसको अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, A1 A2 मैट्रिक्स फॉर्म में, A3 D1 D2 D3। ठीक है, और इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया इसका सोल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट में देखिए यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखने वाली है, आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे देखिए, ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर बाई चांस, बाई एनी चांस ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो इसका दो ही कंक्लूजन निकलेगा कि आइदर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं हो पाएगा इसका। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दिस इक्वेशंस may have infinite solutions, have infinite solutions। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1992 के AIPMT CBSE PMT एग्जाम में एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था डिमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल एनालिसिस में, जिसमें इक्वेशन रिड्यूस होकर इस तरह के इक्वेशन आए थे। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड पे सभी जगह पे ज़ीरो है तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ही रहता है कि ऐसे सिचुएशन में जो सोल्यूशंस होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा। ठीक है, तो इसमें इसको डिटर्मिनेंट को निकालने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। तो जैसे ही, अच्छा, तो ये ज़ीरो होने के बाद अगर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट को निकाल के देखें कि ज़ीरो आ रहा है तो ये कंफर्म केस है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लोग इसको जो नॉर्मल सोल्यूशन टेक्निक है वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड उससे सॉल्व करने जाओगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस है, एक्स जीरो पुट करो, वाई जीरो पुट करो, जेड जीरो पुट करो तो हर एक केस में जीरो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो है तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब ये इसका सोल्यूशन जीरो ही है। लेकिन आप लोग देखिए ऑप्शन में जीरो है ही नहीं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, बहुत लोग इसको छोड़ भी सकते हैं समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन इक्वेशंस में ये जो ऑप्शंस हैं एक एक करके बिठा के देखना होगा। ठीक है, पहले ए ऑप्शन बिठा के देखो, फिर बी ऑप्शन बिठा के देखो, सी ऑप्शन बिठा के देखो, डी ऑप्शन बिठा के देखो, तीनों इक्वेशन में कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है।
एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लो ये ए वाला ऑप्शन हम लोग इस इक्वेशन में बिठा रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जीरो क्या होगा, 1 + 1 + 0 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग ऑप्शन बी ऑप्शन सी को भी चेक करके देख सकते हो। इसी तरह से जब आप लोग ऑप्शन बी सी डी सबको चेक करके देखोगे तो आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका एक वेरिएंट भी अगर चाहे तो एग्जामिनर सेट कर सकता है। जैसे आप लोगों के पास कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर इस तरह का इक्वेशन दिया है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, तो हो सकता है एग्जामिनर जानबूझ के दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन या चारों ऑप्शन ऐसा दे दे जो इस इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो इन दैट केस आप लोगों को हर एक सोल्यूशन को यहाँ पे इक्वेशन में बिठा के चेक करके देखना पड़ेगा कि सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको पता है कि ये सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तब तो जब आंसर मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल on how matrix algebra can be used to solve questions in physics in NEET and JEE exams.